तो ये कहानी है भारत पर कब्जे की एक जबरदस्त लड़ाई की। सोचिए, एक तरफ थे मराठा, जो मुगलों के बाद समझिए पूरे हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत कायम करने की कगार पर थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके इरादे देखिए सिर्फ व्यापार तक तो बिल्कुल सीमित नहीं थे। ये दो बहुत बड़ी ताकतों का टकराव था। देखिए, 18वीं सदी के भारत में मराठा एक ऐसी ताकत थे कि उनका लोहा हर कोई मानता था। आलम यह था कि वो मुगल दरबार में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन समंदर पार से एक नई शक्ति आ चुकी थी, अंग्रेज, जो धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहे थे। तो ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये तो भारत का भविष्य तय करने वाला था। तो चलिए सबसे पहले मराठों की इस जबरदस्त ताकत को ही समझते हैं। हुआ ये कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया, मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जो असल में कई ताकतवर परिवारों का एक संघ था। ये जो संघ था, ये 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। अब कागज पर तो ये एक ऐसा गठबंधन था जिसे कोई हरा नहीं सकता, पर मजे की बात यह है कि असल में यही बनावट उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यहीं इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। ये जो सरदार थे, ये कभी कभी किसी बाहरी दुश्मन, मान लीजिए अंग्रेजों के खिलाफ, एक हो भी जाते थे, लेकिन ज्यादातर समय तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इनकी आपसी रंजिश और सत्ता की भूख ने इनके बीच ऐसी दरारें पैदा कर दी जिनका फायदा उठाना अंग्रेजों ने बहुत खूब सीख लिया था। तो चलिए अब आते हैं पहले बड़े टकराव पर, यानी पहला एंग्लो मराठा युद्ध। ये वो मौका था जब अंग्रेजों ने पहली बार सीधे सीधे मराठा ताकत को चुनौती दी। वो बस ये परखना चाहते थे कि ये साम्राज्य आखिर कितना मजबूत है और इसकी कमजोर नसें कहाँ हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, इस जंग की चिंगारी भी एक पारिवारिक झगड़े से ही भड़की। हुआ ये कि पेशवा माधवराव की मौत हो गई और उनके एक बहुत एम्बिशियस चाचा थे, रघुनाथ राव। उन्होंने गद्दी पाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। बस अंग्रेजों को तो जैसे सुनहरा मौका मिल गया मराठों के अंदरूनी मामलों में दाखिल होने का। खैर, ये युद्ध किसी खास नतीजे पर तो नहीं पहुंचा और सालबाई की संधि के साथ खत्म हो गया। इसके बाद अगले 20 साल तक एक कह सकते हैं कि एक असहज शांति बनी रही। लेकिन हाँ, इस पहले युद्ध से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि मराठा कोई कमजोर दुश्मन नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जैसी जबरदस्त युद्ध रणनीतियों का इस्तेमाल किया। मतलब दुश्मन के रास्ते में जो भी संसाधन है, खाना पानी, सब नष्ट कर दो। इसी तरकीब से उन्होंने अंग्रेजी सेना को ऐसा फंसाया कि उन्हें वडगांव की एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से मराठा साम्राज्य का गिरना शुरू हो गया। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। देखिए, इस बार की जो जंग थी ना, वो मैदान से ज्यादा कागजों और संधियों पर लड़ी गई, और यहीं अंग्रेजों ने अपनी सबसे बड़ी बाजी जीती। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि एक कलम से कैसे हरा दिया। इसका जवाब उनकी कूटनीतिक चालों में छिपा है, ऐसी चालें जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव तक हिला दी। एक बार फिर वजह वही थी, मराठों की आपसी फूट। हुआ ये कि जब पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने ही एक दुश्मन सरदार से हार गए, तो वो भागे भागे अंग्रेजों के पास मदद मांगने पहुंच गए, और दिसंबर 1802 में उन्होंने बेसिन में एक ऐसी संधि साइन कर दी जिसने मराठा संघ की आज़ादी को, समझिए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये संधि कहलाती थी सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि, और ये अंग्रेजों का सबसे कारगर हथियार था। अब इसमें होता क्या था? इसके तहत कोई भी भारतीय राजा अपने इलाके में ब्रिटिश सेना को स्थायी तौर पर रखने के लिए मान जाता था, और उस सेना के रखरखाव के लिए अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी दे देता था। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये था कि अपनी सेना और अपनी विदेश नीति का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में सौंप देना। तो समझिए, ये कोई मामूली संधि नहीं थी। जैसा कि कहा भी जाता है, बेसिन की संधि ने तो अंग्रेजों को भारत की चाबी ही थमा दी थी। सिर्फ एक दस्तावेज ने सत्ता का पूरा पलड़ा अंग्रेजों के हक में झुका दिया। अब मराठा साम्राज्य का पतन लगभग तय हो चुका था। और अब हम कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध।
ये एक साम्राज्य की अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये जो बेसिन की संधि थी, इसे बाकी मराठा सरदारों ने आज़ादी का पूरी तरह से समर्पण माना। उनके सम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। सोचिए, जिस पेशवा को वो अपना नेता मानते थे, उसी ने पूरे के पूरे संघ को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। बस इसी अपमान ने आखिरकार उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये जो एकता थी, ये बहुत कमज़ोर थी और बहुत देर से आई थी। हुआ ये कि जब अंग्रेज़ों ने पिंडारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो मराठों को लगा कि उनकी आज़ादी पर हमला है। अब पछतावे से भरे पेशवा ने 1817 में आखिरी बार लड़ाई का बिगुल तो फूंक दिया, लेकिन तब तक मराठा राज्य बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बिखरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। नतीजा, एक के बाद एक लड़ाइयों में उन्हें बुरी तरह हार मिली और जून 1818 तक पेशवा ने सरेंडर कर दिया और मराठा संघ हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। तो सवाल वही है, आखिर इतना बड़ा और ताकतवर साम्राज्य गिरा तो गिरा कैसे? चलिए जरा इस हार के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक ढांचा। एक तरफ मराठा साम्राज्य था, जो एक ढीला ढाला संघ था। यहाँ ताकतवर सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर डिप्लोमैटिक स्किल्स थीं, एक मजबूत जासूसी नेटवर्क था। उन्होंने मराठों की इसी फूट का जी भरकर फायदा उठाया। दूसरा बड़ा कारण था मिलिट्री सिस्टम। देखिए, मराठा सैनिक अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी कमान बटी हुई थी। तोपखाने को नजरअंदाज किया गया और लड़ाई के तरीके पुराने पड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज थे। वो रेनेसांस से नई ऊर्जा लेकर आए थे। उनकी सेना डिसिप्लिन्ड थी। वो नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों और अपनी नेवल पावर पर पूरा ध्यान दे रहे थे। और आखिर में बात आती है लीडरशिप और इकोनॉमी की। बाद के जो मराठा नेता हुए, वो अक्सर नाकारा और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले निकले। उनकी कोई मजबूत आर्थिक नीति भी नहीं थी। वहीं अंग्रेजों की तरफ वेलेस्ली, एल्फिंस्टन और मैल्कम जैसे काबिल और कह सकते हैं कि बेहद बेरहम लीडर्स थे, जो अपने मराठा सामने वालों से हर मामले में बेहतर थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बिखरी हुई सामंती यानी फ्यूडल पावर वाली जो बनावट थी, वो एक मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुकी यूरोपीय ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। मराठों की हार असल में उनकी अंदरूनी कमजोरियों और अंग्रेजों की संगठित ताकत का सीधा सीधा नतीजा थी। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने जीता, या वो अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खुद ब खुद ढह गया? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।